हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम आज की कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। माँ, कहाँ हैं आप? देखो, बाहर पार्टी चल रही है और आप वहाँ कमरा बंद करके बैठी हैं। कामिनी जी बोली, बेटा रहने दे, मैं यहीं ठीक हूँ। बहू और उसकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ माँ बेटी के दोस्त भी अच्छे अच्छे घराने से आए हैं और मैं कहाँ गाँव की गंवार। अब मैं वहाँ गई तो कहीं बहू का मूड ऑफ ना हो जाए और उसके दोस्त सब उसका मजाक ना उड़ाएं। विजय बोला, कैसी बातें कर रही हो माँ? कल से आप अपनी बहू के जन्मदिन की तैयारी में लगी हुई हो। घर सजाने से लेकर यहाँ तक कि केक सब अपने हाथों से अपनी बहू की पसंद का बनाया है। इतनी मेहनत की है आपने और अब आप बोल रही हैं कि आपको जाना नहीं है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, वरना मैं भी नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा हो गया पर बच्चों की तरह जिद करनी नहीं छोड़ी। अभी तक विजय ने माँ का हाथ पकड़ा और बाहर ले गया कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी तो वह बोला, माँ आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, बॉस का फ़ोन है। इतना कहकर वह फ़ोन सुनने चला गया। उधर कामिनी जी पार्टी में पहुंची तो उनको वहां देखकर बहू और उसकी माँ की त्योरियां चढ़ गई। बहन जी, आपसे कहा था ना मैंने कि आज आप अंदर ही रहना। अरे मेरी बेटी का जन्मदिन है, आज के दिन तो आप अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर उसके सामने मत आती। सुरेखा की माँ तमतमाते हुए बोली, बहन जी, मैं तो बहू को यह अपने हाथों से बना केक और बस ये तोहफा देकर आशीर्वाद देने आई हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी। कामिनी जी नम आंखों से बोली, क्या तोहफा लाई हैं? यह घटिया सा केक और यह 150 रुपये का सलवार कमीज। अरे मेरी बेटी इस घर की नौकरानी नहीं है जो ऐसे कपड़े पहनेगी। उसकी एक एक चीज़ ब्रांडेड होती है, समझी आप? इतना कहकर सुरेखा की माँ ने केक और वह सलवार कमीज जिसे कामिनी जी इतने प्यार से अपनी बहू के लिए खरीद कर लाई थी, दरवाजे के बाहर फेंक दिया और हाथ पकड़कर वहां से उन्हें ले जाने के लिए कहने लगी। लेकिन रवि ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया तो अपने दामाद को देखकर उन्होंने झट से कामिनी जी का हाथ छोड़ दिया। विजय बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में आकर मेरी माँ के साथ ऐसा करने की? आप होती कौन है मेरी माँ को यहाँ से जाने के लिए बोलने वाली? ये उनका अपना घर है, वह जहाँ चाहे वहाँ आए जाए और अगर कोई जाएगा तो वह आप होंगी। अगर इतनी ही बेइज्जती का डर है तो आप अपने दोस्तों और अपनी बेटी को लेकर जहाँ से जा सकती हैं। विजय, ये तुम मम्मी से किस तरह से बात कर रहे हो? सुरेखा ने विजय को आंखें दिखाते हुए कहा। विजय ने खींचकर एक तमाचा अपनी पत्नी के गाल पर जड़ा और बोला, शर्म नहीं आती मेरी माँ का सबके सामने अपमान करते हुए, जिन्होंने 2 दिन से तुम्हारा जन्मदिन की तैयारी करने में ना अपना दुख देखा ना दर्द की परवाह की, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए उन्होंने, नहीं बेटा रहने दे, आगे मत बोलना, तुझे मेरी कसम, कामिनी जी ने कहा। रवि अपनी सास का हाथ पकड़कर घर से बाहर करते हुए बोला, अब बस बहुत हो गया, अपनी बेटी की माँ बनकर रहिए, मेरे घर की मालकी नहीं। और आज के बाद इस घर में कदम रखने की हिम्मत मत रखना, क्योंकि अगर अब तुम माँ बेटी के कारण मेरी माँ की आंखों में एक भी आंसू आया तो मैं तुम दोनों को बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर आपकी बेटी भी आपके साथ जाना चाहती है तो वह भी शौक से जाए, मैं अपनी माँ का ख्याल रख लूँगा। इतना कहकर रवि अपनी माँ को अंदर ले गया और उनकी गोद में सिर रखकर नम आंखों से बोला, माँ आप ही बताओ मैं क्या करूँ? सुरेखा के लिए मैं आपको कैसे छोड़ दूँ? वह क्यों मेरे जज्बातों को समझने की कोशिश नहीं करती है? रवि रोते रोते अतीत में बहता चला गया। समझ में नहीं आता, मैं जब भी माँ से मिलने की बात करता हूँ तुम्हारा पारा इतना क्यों चढ़ जाता है? अपनी माँ से जब मिलना होता है या उन्हें यहाँ बुलाने होता है तब तो तुम्हारे चेहरे पर एक अनोखी खुशी होती है,
फिर दूसरों के लिए वही खुशी तुम क्यों नहीं सोचती हो? सोचो, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं। तुम गिन के 2 महीने भी माँ के साथ नहीं रही हो, और जब मैं जाने की बात करता हूँ तो मुंह फुलाकर बैठ जाती हो। खुद सास के लिए अच्छा नहीं करोगी और आगे चलकर उम्मीद करोगी कि सास तुम्हारे लिए सब कुछ करे, तो कैसे होगा? बार बार समझा रहा हूँ, अपने व्यवहार में बदलाव लो, वरना एक दिन बहुत पछताओगी। विजय अपनी पत्नी सुरेखा से कहता है। सुरेखा बोली, देखो तो ज़रा, माँ के लिए कुछ कह दिया तो कैसे मिर्च जैसी आपको लगी। अरे, एक आपकी ही माँ नहीं है दुनिया में जिसके लिए आप इतनी चिंता करते हैं। माँ को छोड़कर कभी बीवी के बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि बीवी तो बस सेवा करने के लिए लाए हो और कहते हो कि मैं बार बार मना करती हूँ, फिर भी आप बाज नहीं आते और हर दिन 4 महीने में आपकी माँ से मिलने की बात करते हैं। अरे, अगर अपनी माँ के पल्लू से ही बंधे रहना था तो क्यों मुझसे शादी की? मैं सोची थी लड़का नौकरी करता है, शहर में रहता है, तो मैं गांव की झंझटों से दूर रहूंगी, पर नहीं, यहाँ तो माँ का बेटा ही बनकर रहना आपको पसंद है। मेरे भी तो भाई भाभी हैं, वो तो साल 2 साल पर आते हैं, और मेरी भाभी आते ही कुछ घंटे में अपने मायके चली जाती है और अगले दिन मेरे भाई को भी वहीं बुला लेती है। विजय हंसकर बोला, हाँ, हे भगवान, कैसी नासमझ औरत हो। खुद तुम ये सारी बातें कह रही हो, उसके बाद भी अपने ससुराल जाने से ना नुकर करती हो। कभी अपनी माँ से पूछ कर देखा है कि उनके मन पर क्या बीतती होगी? खैर, रहने दो, तुम्हारी माँ क्या ही बोलेगी। तुम्हारी माँ की तुम्हारी भाभी से बनती कहाँ है? तुमने खुद कहा था कि जब तक तुम्हारे भाई भाभी साथ रहते हैं तुम्हारी माँ एक पैसा खर्च नहीं करती है, उल्टा तुम्हारे भाई भाभी से ही खर्च करवाती है। पर मेरे घर में तो ऐसी स्थिति नहीं है। फिर तुम मेरी माँ के साथ क्यों नहीं रहना चाहती हो? ये बात मेरी समझ से परे है। मेरी एक बात मानोगी? मैं कह रहा हूँ, इन सब मामलों में तुम अपनी माँ से सलाह मत लिया करो। ऐसा ना हो कि रिश्ते सुलझाने की जगह और उलझ जाएं। उलझे हुए रिश्ते को फिर सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रिश्ते ठीक तो हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में एक गांठ रह जाती है। सुरेखा बोली, ठीक है, इस बार आपके कहने पर छुट्टी तो जा रही हूँ, पर हर बार की तरह अपनी माँ में ही चिपके मत रहना, और खबरदार जो उनको यहाँ लाने की जिद की। पता चला हर बार आप कहते हैं और वो मना कर देती है। कहीं इस बार अगर उन्होंने हाँ कर दी तो क्या होगा, सोचा है? मैं अपने घर में आज़ादी से रहना चाहती हूँ। सास नमक जेलर मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। ऊपर से हर वक्त वो कुछ ना कुछ फरमाइश करती हैं, कुछ ना कुछ काम मुझे देती ही रहती हैं। एक पल को भी मुझे चैन नहीं मिलता। तो जाने से पहले ही तय करके जाओ कि आखिर करना क्या है। विजय बोला, तुम भी हद करती हो। बाबूजी को गुजरे हुए 2 साल से ऊपर हो गए। 2 साल से माँ गांव में ही रह रही है और हम यहाँ शहर में रह रहे हैं। उसे भी तो शौक होता कि अपने बेटे बहू के साथ कुछ पल बिताए, और वहाँ गांव में हर वक्त किसी ना किसी को मदद के लिए बुलाना पड़ता है। क्या अच्छा लगता है बार बार किसी से मदद लेना? अगर गांव वालों ने कह दिया कि अपना बेटा शहर में है, उसे क्यों नहीं बुला लेती, तो बताओ माँ क्या जवाब देगी? सुरेखा बोली, ठीक है, जा रहे हैं तो मिलिए, माँ के साथ वक्त बिताइए, पर ध्यान रखिएगा अगर मुझ पर से नज़र हटी तो मैं नाराज़ हो जाऊंगी। फिर मत कहना कि नाराज़ क्यों हो गई हो। सुरेखा की इस बात पर विजय हंसने लगा। मन में सोचने लगा, सारी औरतों का एक ही हाल है, बस यही चाहती हैं कि पति उनके पल्लू से बना रहे और उनके चारों तरफ घूमता रहे, और जाने की तैयारी करने लगे। 2 दिन बाद दोनों गांव पहुंचे। बेटे बहू को देखकर कल्याणी जी बहुत खुश हुई। बेटे बहू के आने से पहले ही उन्होंने बेटे के लिए कड़ी चावल और भरवा भिंडी बनाकर रखी थी। वहीं बहू के लिए दाल भर के पूरी और खीर भी बनाई थी। विजय सुरेखा को इशारा करते हुए बोला, देखी तुम में और मेरी माँ में यही फ़र्क है। तुम्हारे आने की खुशी में उन्होंने
56 भोग बनाए और तुम हो कि यहाँ आने से पहले ही उनके लिए गलत सोचने लगी। कई बार इंसान मन की बात सामने वाले को कहता नहीं है और उसकी सुनता नहीं है, तो रिश्ते उलझते ही चले जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं हर सास की तरह तुम्हारी सास भी बुरी ही हो। अब चलो माँ का थोड़ा हाथ बढ़ाओ। सुरेखा सास की मदद करने लगी और सबने एक साथ मिलकर खाना खाया। 2 दिन बाद विजय बोला, माँ मैं वहाँ जब तक रहता हूँ आपकी चिंता में ही डूबा रहता हूँ। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती हैं? वैसे भी पापा का पेंशन अब लेने के लिए दफ्तर या पोस्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। चलो ना माँ, आप साथ में रहते हैं। बेटे के बार बार कहने पर कल्याणी जी बोली, ठीक है मैं तेरी बात मान लेती हूँ और तेरे साथ चलती हूँ, पर बीच बीच में यहाँ भी तो आना पड़ेगा। विजय माँ की बात सुनकर खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ आपका जब मर्जी हो जहाँ चले आना। वहीं सुरेखा गुस्से से अंदर ही अंदर उबर रही थी। हफ्ते भर बाद कल्याणी जी बेटे बहू के साथ शहर पहुंच गई। कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगा। कल्याणी जी बैठी रही नहीं सकती थी तो बहू की कुछ ना कुछ मदद करती रहती थी या फिर नई नई चीज़ बहू को सिखाती थी। सबसे बड़ी बात माँ के आने से विजय बहुत निश्चित रहता था। दफ्तर जाने से पहले और दफ्तर आने के बाद सबसे पहले वो माँ के पास जाता। इस बात से सुरेखा अंदर ही अंदर उबर रही थी और हर दिन यही सोचती कि आखिर मेरी सास कब जाएगी। करीब 2 महीने बीते होंगे। एक दिन सुबह में कल्याणी जी बेटे को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा विजय ज़रा इधर तो आना, मेरा एक काम कर दोगे? विजय बोला, हाँ हाँ माँ क्यों नहीं, बताओ ना क्या काम है। रसोई में काम करती सुरेखा बुदबुदा रही थी। हाँ हाँ बुला लो बेटे को और भेज दो फिर से बाजार। पैसे तो पेट पर फलते हैं ना। जब से आई हैं जीना हराम करके रखी हैं, पल भर का भी सुकून नहीं है। कभी चाय तो कभी पानी और कुछ नहीं तो दवा के बहाने ही अपने आगे पीछे लट्टू की तरह अपने ही चारों तरफ नचाती रहती हैं। कल मेरा जन्मदिन है, कल का दिन भी उनकी सेवा में बीत जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि ये बुढ़िया मेरे घर पर आए। ना जाने कब मेरा पीछा इनसे छूटेगा। दुनिया में कितने ही बूढ़े आए दिन मरते हैं, पर ये ना जाने क्या खाकर आई हैं जो मरती भी नहीं हैं। यही तो ये चाहती हैं। कितना मन था मेरा, सुबह नए कपड़े पहनकर मंदिर जाऊंगी, शाम में इनके साथ मॉल घूमेंगी, पिज्ज़ा खाऊंगी और कॉफ़ी हाउस जाऊंगी, खूब मस्ती करूंगी। पर यहाँ तो सीन ही उल्टा है। इनकी वजह से मैं बाहर भी नहीं जा सकती। बाहर जाने का नाम लो तो कहती हैं बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता। अरे अगर इतनी ही दिक्कत थी तो क्यों नहीं रही गांव में रहती। बेटे का काम तो बोलना था, पर नहीं, यहाँ तो झोला उठाई और साथ आ गई। सुरेखा रसोई में जलती रह गई और विजय माँ से बात करके ऑफिस भी चला गया। विजय को घर में ना पाकर सुरेखा और गुस्से में आग बबूला हो गई और बुदबुदाने लगी, ये देखो जाने से पहले मिलकर भी नहीं गए कि हाँ मैं जा रहा हूँ। माँ आई नहीं कि बीवी को एक किनारे कर दिया। कितना मतलबी है ये इंसान, आने दो। पूरे दिन सुरेखा मन ही मन सास को जली कुटी सुनाती रही। कामिनी जी ने जब आवाज़ लगाई तो सुरेखा बोली, हाँ बोलिए मम्मी जी, क्या काम है? मैं फ्री नहीं हूँ, जो बोलना है जल्दी बोलिए। पूरे दिन आपके काम में ही मेरा बीत जाता है, अपने लिए तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। कामिनी जी बोली, बहू एक कप चाय पिला दो। सुरेखा रसोई में गई और बोली, थोड़ा सा आराम करने जाती हूँ कि इन्हें कोई ना कोई काम याद आ जाता है और आवाज़ लगाती हैं, अब देखो इन्हें चाय चाहिए। जैसे सुरेखा चाय देने गई, कामिनी जी बोली, बहू 2 पल बैठ तो जाओ। सुरेखा मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी आपको क्या लगता है क्या घर में कोई काम नहीं है? मम्मी जी मेरे नसीब में बैठना कहाँ लिखा है? मेरी आज़ादी मेरे अपनों ने ही लूट ली। इतना कहकर फिर वह वहाँ से चली गई। पूरे दिन उसने कामिनी जी से ना अच्छे से बात की, ना 2 पल उनके साथ बैठी। उसके चेहरे से उसकी नाराज़गी साफ साफ झलक रही थी। उसका चेहरा गरम तवे की तरह जल रहा था।
करीब 8 बजे विजय जब दफ्तर से लौटा तो सबसे पहले माँ के कमरे में गया, जैसा कि वो रोजाना करता था। इस बात से सुरेखा और नाराज हो गई और खाने के टेबल पर भी वो विजय से बात नहीं कर रही थी। जब भी वो कुछ कहता उसका उल्टा जवाब देती। खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए तो कामिनी जी ने सुरेखा को आवाज़ लगाई। सुरेखा धीरे से बोली, अब इनको क्या चाहिए? पूरे दिन थकाकर चैन नहीं मिला, जो बिस्तर पर आते ही आवाज़ लगा दी। इसलिए कहती थी कि इन्हें चुपचाप वहीं गांव में रहने दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। कमरे में आकर सुरेखा चिल्लाते हुए बोली, क्या है मम्मी जी, एक पल तो आराम से बैठने दीजिए। जैसे ही बिस्तर पर जाती हूँ आप आवाज़ लगा देती हैं। अब तो खाना भी खा ली हैं, अब क्या चाहिए? कामिनी जी बोली, बहू कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ है, लेकिन मैं पहले की ही कह देना चाहती हूँ कि आप आज रात अपने कमरे में ही रहिएगा। इतना कहकर वह कामिनी जी की बात सुने बिना ही अपने कमरे में चली गई थी। कामिनी जी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से अपने ख्यालों से बाहर आई। सुरेखा वही सूट लेकर कामिनी जी के पास आई और माफ़ी मांगते हुए बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी माँ के कहने पर आपका अपमान किया। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद आपको कोई दुख तकलीफ नहीं दूंगी। इतना कहकर सुरेखा फूट फूट कर रोने लगी तो कामिनी जी की भी आंखें भर आई और वह बोली, विजय से कहकर तुम्हारी पसंद का सलवार सूट बनवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब नहीं पहनोगी। सुरेखा बोली, नहीं मम्मी जी, आपने इतने प्यार से मंगाया है तो भला मैं क्यों नहीं पहनूंगी? कामिनी जी बोली, सच बोल रही हो ना बहू? हाँ मम्मी जी, ठीक है, फिर कल सुबह मंदिर जाने से पहले इसे पहन लेना। कल विजय की छुट्टी तो नहीं होगी, फिर भी कल रात का खाना तुम लोग बाहर खा लेना। और हाँ, तुम्हें काफ़ी पसंद है ना, तो काफ़ी भी पी लेना। घर की चिंता मत करो, जो छोटे मोटे काम होंगे मैं देख लूँगी, और मेरे लिए खाना भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी का खाना तो मैं बना ही सकती हूँ, गांव में खुद ही तो बनाया करती थी। तो कल का दिन तुम्हारा है, खुश रहो और एंजॉय करो। इतना कहकर उन्होंने पैकेट बहू के हाथ में पकड़ा दिया। सुरेखा की नज़रें शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी और वह सोच रही थी कि मैं उनके लिए कितना भला बुरा सोच रही थी और बोल भी थी, और ये है कि मेरे बारे में सोच रही हैं। सुरेखा की आंखें भर आई और वो बोली, मम्मी जी आपको कैसे पता कि कल मुझे नए कपड़े पहनकर मंदिर जाना है? कामिनी जी बोली, बहू तुम भी ना बहुत भुलक्कड़ हो। हर साल आज के दिन मंदिर से आने पर ही तो तुम मुझे फ़ोन करती थी, फिर मैं तुम्हारा जन्मदिन कैसे भूल सकती हूँ? सुरेखा मुस्कुराई और उनका आशीर्वाद ली तो वो बोली, बहू एक बात बोलूँ, तुम पहले जैसी थी वैसे ही अच्छी थी और मेरी वजह से परेशान मत हुआ करो। जहाँ आने पर लगा कि घर क्या होता है, वरना वहाँ मैं अकेली दीवारों से बातें करती थी, तुम्हारे साथ बात करने के लिए और तुम्हें अपने आसपास रखने के लिए मैं तुमसे कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। जहाँ चाय मंगवाती हूँ, वरना वहाँ तो अकेली बनाती थी और अकेली ही पीती थी। सुरेखा हाँ में सिर हिलाकर चली गई और रसोई में जाकर अपनी माँ को खुश होकर सारी बात बताई। उसकी माँ बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, जे जानबूझकर तुम्हारी सास तुम्हें उपहार देकर तुम्हें अपने कब्जे में लेना चाहती है। तुम उनके झांसे में मत आना, जितनी जल्दी हो सके घर की संपत्ति के कागजातों पर उनके दस्तखत लो और जो भी जेवर हैं पहले फुसला कर ले लो और उन्हें अपने घर से दफा करो। मैं पहले भी तुम्हें समझ चुकी हूँ, पर तुम दोनों पति पत्नी मानते नहीं और उन्हें गांव से अपने घर ले आए। उनकी वजह से तो मैं भी वहाँ नहीं आ पाती हूँ। सुरेखा बोली, नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता कि आप जो कह रही हैं वो सही है। मम्मी जी मुझसे नफरत नहीं करती हैं, बस वो अकेली हैं तो मेरे साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हैं। जब भाभी नहीं होती है तो आपको कितना अकेलापन महसूस होता है, ये भी तो सोचिए कि मम्मी जी को भी तो वैसा ही लगता होगा। आपके साथ तो कम से कम पापा हैं, पर मम्मी जी तो। सुरेखा की माँ बोली, बस बस अब ये सास चालीसा मुझे मत सुनाओ, जो करना है करो, बाद में मेरे पास रोने मत आना। सुरेखा बोली, नहीं आऊँगी मम्मी,
वो मेरी गलती थी जो मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती थी, पर आपने मुझे कभी सही सलाह नहीं दी। सच कहती है मेरी सास, रिश्तों में तालमेल होना चाहिए और बहू और सास की बात मन में रह जाती है तो रिश्ते उलझ जाते हैं। अब मेरे मन में जो भी होगा मैं मम्मी जी से सामने बात करूंगी। कम से कम मन में उलझन तो नहीं रहेगी। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी बहू के साथ अच्छा रिश्ता बनाने की कोशिश कीजिए, वही आपके बुढ़ापे के लिए अच्छा है। रखती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कमरे के बाहर खड़ा विजय माँ बेटी की बातें सुना और चुपचाप वहाँ से अपने कमरे में चला गया। जैसे ही सुरेखा पैकेट लेकर पत्नी के सामने आई और दिखाई तो वो बोला, माँ ने मुझे सुबह इसके लिए ही बुलाया था और तो और मुझे पैसे देकर बोली मेरे पैसे से मेरी बहू के लिए उपहार लाना। मैं कितना मना करता रहा पर वो एक नहीं मानी। बोली अपने पैसे से लाना हो तो अलग लाना, पर मेरे पैसों से मेरी बहू के लिए ला दो। माँ के मन में तुम्हारे लिए कितना प्रेम है और एक तुम हो, जब से माँ आई है तुमने सीधे मुंह उनसे बात नहीं की, 2 पल उनके साथ बैठी नहीं हो, उल्टा मेरे सामने उनके लिए उल्ट पुल्ट कहती हो। सोचो मुझे कितनी तकलीफ होती है। मैं सोच रहा हूँ 2 दिन माँ को गांव ही छोड़ाऊँगा, यहाँ लाकर उनका अपमान करना ये भी तो अच्छा नहीं लगता। सुरेखा बोली, नहीं विजय, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती थी जो मैं छोटी छोटी बातों के लिए अपनी माँ से सलाह मांगती थी। आज के बाद मैं आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, वो अपने बेटे बहू के साथ इसी घर में रहेंगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो मुझे बार बार छोटे छोटे काम के लिए अपने पास क्यों बुलाती थी। वो मुझे अपने पास रखना चाहती थी, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए। मैं बुद्धू जो समझ ही नहीं पाई। विजय, कल जब हम बाहर घूमने चलेंगे तो मम्मी जी को भी ले चलेंगे, उनके लिए खाना बनाकर डब्बे में ले चलूँगी, इसी बहाने हम सब साथ चलेंगे, ठीक है? विजय हैरानी से सुरेखा की तरफ देखकर बोला, चलो अच्छा है तुम्हें रिश्तों की पहचान तो हुई, वरना मैं सोच रहा था आखिर बुढ़ापे में मेरी माँ का क्या होगा। अच्छा हुआ तुम दोनों ने अपने मन की बात एक दूसरे से साझा कर ली, कम से कम अब रिश्ते के धागे तो नहीं उलझेंगे। सुरेखा बोली, मेरी और मेरी सास की जोड़ी नंबर 1 पर रहेगी और ये रिश्ता इतना मजबूत होगा कि किसी के तोड़ने से नहीं टूटेगा। आज मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। कल सुबह सुबह मम्मी जी का आशीर्वाद लेकर मंदिर जाऊंगी और पूरा दिन उनके साथ बिताऊंगी। इतना कहकर सुरेखा मुस्कुराती हुई लेट गई और विजय भी अपनी माँ के बुढ़ापे के लिए निश्चित हो गया और सोचा कि चलो अंत भला तो सब भला, कम से कम रोज़ रोज़ की चिकचिक से तो बचा। घर की बहू अगर सुधर जाए तो एक आदमी के लिए बाहर का काम करना कितना आसान हो जाता है। यह औरतें नहीं समझेगी। अरे माँ बाप को उनके बच्चे नहीं आराम देंगे तो कौन आराम देगा, वरना कल तो हमारी औलाद भी हमारे साथ ऐसा ही करेगी। मैं तो बच गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।